मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज का हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, तो इन पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इनकी आवश्यकता मैथमेटिक्स में क्या पड़ती है, इनकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 10th लेवल में एक चीज़ पढ़ा हुआ था, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 यदि मेरा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस समीकरण के मूल जो निकलते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए आपने बहुत सारे तरीके पढ़े थे। एक मध्यपद विभाजन पढ़ा था। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मध्यपद विभाजन नहीं हो पाया तो एक मूल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी था जिसको आप द्विघाती सूत्र भी कहते थे, है नी। तो x इक्वल हमारा फॉर्मूला बनता था -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन क्या पढ़ते थे आप, 2a पढ़ते थे ना। तो इस इक्वेशन में आपने एक चीज पढ़ा था, यदि जो आपका डाइवर्जेंस होता है इसका b² माइनस 4ac, यदि b² माइनस 4ac इसको आप हिंदी में विविक्त कर कहते हैं, इज ग्रेटर देन 0 है, तो मूल क्या होते हैं हमारे, तो जो द्विघात समीकरण होगा इसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक, वो क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, वो मूल क्या है, असमान है। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी थी, यदि b² माइनस 4ac इक्वल क्या हो गया 0, तो मूल क्या होते हैं हमारे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, अर्थात रियल रूट होंगे, है नी। वास्तविक वो क्या होंगे, समान होंगे, वो क्या होंगे, समान है। इसके अलावा आपने एक तीसरी कंडीशन पढ़ी थी, यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो गए, तो इस कंडीशन में समीकरण के मूल क्या होते हैं हमारे, अवास्तविक होते हैं। तो मूल क्या है हमारे, अवास्तविक है, पढ़ा था ना क्लास 10th लेवल में। तो वहां पर क्लास 10th में पहला और दूसरे टाइप के मूल निकालने आपने सीखे हुए थे, जहां पर मूल वास्तविक व असमान है वो पढ़ा हुआ था, और मूल वास्तविक हैं वो समान है। ये दो प्रकार से इक्वेशनों के आपने मूल निकालने पड़े हुए थे। ठीक, तीसरे वाले को आपने छोड़ दिया था। वहां पर क्या लिखते थे, चूंकि समीकरण के मूल अवास्तविक हैं अतः मूल ज्ञात करना संभव नहीं है, लिखते थे, कहते थे ना। तो इसका मतलब ये जो मूल अवास्तविक मूल हैं, ये निकालना हम किस प्रोसेस में सीखेंगे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि जो अवास्तविक मूलों को ज्ञात कर सके, वो हमारे सम्मिश्र संख्याओं के अंदर हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याओं के अंदर हम अवास्तविक मूलों को अर्थात किसी भी इक्वेशन के अवास्तविक रूटों के बारे में जानना सीखेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास जो इस बार का टॉपिक है सम्मिश्र संख्याएं, उसके अंदर मेन जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, अवास्तविक पर रहेगा, अवास्तविक मूल या अवास्तविक संख्याओं पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x² माइनस 4 इक्वल 0, तो आप क्या कहेंगे, x² बराबर 4 कह देंगे, इसलिए x बराबर क्या कह देंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ 4 इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अर्थात समीकरण के मूल क्या आ गए, रियल रूट आ गई। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर की जो संख्या है वो मेरी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, आई है ना। अब मैं यदि आपसे यही क्वेश्चन ऐसा कह दूं, x² इक्वल 4 इक्वल 0 कह दूं, तो आप x² बराबर क्या कहेंगे, -4 कहेंगे। तो इसलिए x की वैल्यू को आप क्या कह देंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ -4। ये प्लस माइनस क्यों आता है पता है ना, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, अरे क्योंकि देखिए +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो इसलिए किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है उसकी वैल्यू प्लस भी आती है और माइनस भी आती है, तो पता है ना। तो x² इक्वल -4 आ गया, तो x इक्वल क्या हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ 4 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, x² बराबर प्लस माइनस 4 लिखा तो बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ -1 इंटू 4 लिख दिया। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 4 का रूट कितना हो गया, 2 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ -1 हो गया। अब -1 का रूट आप निकाल के बताइए क्या होगा, बताइए, क्योंकि 4 का रूट तो हमने 2 निकाल दिया, तो -1 का रूट बताइए, क्योंकि -1 का रूट आप -1 नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि -1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो -1 आना चाहिए, आएगा ही नहीं। अब किसी ने +1 कह दिया तो +1 भी नहीं होगा, क्योंकि +1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर को हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, ये वैल्यू इक्वल नहीं होती है, अर्थात ये वैल्यू को आप मैथमेटिक्स में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज दैट
एक्स स्क्वायर बराबर, अगर एक्स इक्वल क्या है रूट ऑफ -1 है, तो इस वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। रूट ऑफ -1 नहीं निकल सकता, क्यों? क्योंकि कोई ऐसी संख्या मैथमेटिक्स में मौजूद ही नहीं है जिसका स्क्वायर करके आपको -1 मिल सकता है। क्या आपको एक्स स्क्वायर इक्वल -1 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। किसी भी संख्या का जो वर्ग होगा कभी नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए इस प्रकार का जो हमारा ये बन गया रूट ऑफ, क्या बन गया -1 प्रोसेस जो बन गई, ये हमारी किसके अंदर आएगी? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसका हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन लेता हूँ और ध्यान से देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन में लेता हूँ वास्तविक संख्याओं की। किसकी ले रहा हूँ? वास्तविक संख्याएं। अर्थात रियल नंबर किसे कहेंगे? रियल नंबर क्या होते हैं? देखिए, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। इस नंबर लाइन में 0 होता है, इधर को पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर को क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। क्योंकि संख्या रेखा पर हर पॉइंट किसी न किसी नंबर को क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो अब ये -इनफाइनाइट गया और आगे को कहाँ गया? +इनफाइनाइट गया। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पर 1 है, संख्या रेखा पर यदि 1 है, तो 1 किसको इंडिकेट करेगा? रूट ऑफ 1 को इंडिकेट करेगा। -1 अगर है तो -1 भी किसको इंडिकेट करेगा? रूट ऑफ 1 को इंडिकेट करेगा। बताइए क्यों? क्योंकि 1 का जो रूट होगा वो +1 भी होगा और -1 भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो, देखो, हमेशा किस फॉर्म में होंगी? ध्यान से देखेंगे, जो रूट ऑफ x रूप में होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रूट ऑफ x रूप में होती हैं, जहां x क्या है? एक धनात्मक संख्या है। x क्या है? एक धनात्मक संख्या है। अर्थात x जो होगा वो एक कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। और पॉजिटिव नंबर में हम 0 को लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 के आगे कोई साइन नहीं हुआ तो पॉजिटिव लेंगे ना। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो रूट ऑफ x रूप में होंगी, जहां पर x हमेशा क्या होगी? एक धनात्मक संख्या होगी। एग्जाम्पल, रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 0, रूट ऑफ 125। तो ये सारी की सारी संख्याएं मेरी क्या है? एक वास्तविक संख्याएं। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का आप रूट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब वास्तविक संख्या हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए? रूट ऑफ x रूप में होनी चाहिए, जहां पर x हमेशा क्या होगी? एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये वास्तविक संख्याओं की एक परिभाषा है। ठीक है, या इसको मैं कह सकता हूं, अथवा एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। तो इस डेफिनेशन को आपने हमेशा नोट रखना है कि रियल नंबर हम कहते किसे हैं? कि रियल नंबर वे नंबर होंगे जिनमें, देखो, कोई भी धनात्मक संख्या का यदि वर्गमूल निकालोगे तो हमेशा क्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। ठीक है, वो आपने एक पढ़ा होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। बट रियल जो डेफिनेशन है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कहेंगे किसे? ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे हम? देखो, परिमेय और या अपरिमेय, तो इसका मतलब किसी भी धनात्मक संख्या का जो रूट होगा या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। जैसे रूट ऑफ 1 क्या हो गया? परिमेय। रूट ऑफ 2 अपरिमेय। रूट ऑफ 0 परिमेय। रूट ऑफ 125 कितना हुआ? अपरिमेय हो गया। क्यों? तो इस प्रकार से हम क्या किसको डिफाइन कर सकते हैं? वास्तविक संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको आपने नोट करना है। ठीक, अब आते हैं वास्तविक संख्याओं के बाद आते हैं
डेफिनेशन को नोट कर लेंगे, ठीक है, पॉज करते हुए, वीडियो को पॉज करते हुए इसको आप नोट करेंगे, ठीक। अब आते हैं अवास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं लेते हैं? अवास्तविक संख्याएं। इसको हम कहते हैं इमेजनरी। अब आते हैं अवास्तविक संख्याएं, इमेजनरी नंबर। अब इमेजनरी नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। किसी ऋणात्मक संख्या का, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक अवास्तविक संख्या होती है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होगी? एक अवास्तविक संख्या होगी। ये अवास्तविक संख्या की, इमेजिनरी नंबर की क्या है? एक डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -2, रूट ऑफ -4, कॉमा रूट ऑफ -420, कॉमा डैश। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। तो इसका मतलब अवास्तविक संख्या किसे कहेंगे? किसी ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होगा वो हमेशा क्या कहलाएगी? एक अवास्तविक संख्या कहलाएगी, ठीक। तो इसको आपने नोट करना है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करने वाले हैं सम्मिश्र संख्याओं के अंदर, अर्थात जो किस फॉर्म में हो, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर कहीं पर वर्गमूल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। और इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं, ये चीज आपने पढ़ ली है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पर मानक हमने लिए गए हैं, ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट जो अवास्तविक संख्या होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा x² + 1 = 0, सो x इक्वल क्या हो जाएगा? -1। सो x² = -1, सो x इक्वल क्या आ गया? रूट ऑफ -1 प्लस माइनस दोनों आ गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो मैं यहाँ पर एक रूल निकालता हूँ, ध्यान से देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अभी प्लस माइनस भी नहीं लेते हैं, अभी सिंपल एक नॉर्मल वे में ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, बिकॉज रूट ऑफ -1 इक्वल हम कहेंगे आयोटा, IOTA, क्या होगा? आयोटा, IOTA, ठीक है। इसको ये आई को हम पूरा पढ़ेंगे क्या? आयोटा, ठीक है। जब हम सिंबल में लिखेंगे तो इसको हम या यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वल आई हो गया, ब्रैकेट में IOTA हो गया है। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? आयोटा, ठीक। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको हम? आई। तो रूट ऑफ -1 का हम यहाँ पर सिंबल क्या देंगे? जो हमारी सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर, क्योंकि संख्या रेखा पर आने वाला सबसे पहला अवास्तविक संख्या क्या है? रूट ऑफ -1। इसके बाद फिर -2, रूट ऑफ -3, फिर रूट ऑफ -4, ऐसे चल देंगे ना। तो इसलिए फर्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने क्या लिया गया है? रूट ऑफ -1 को क्या लिया गया है? आयोटा लिया है नहीं। सो हम क्या कहेंगे? दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? I² इक्वल क्या हो जाएगा? -1 हो गया। तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि I कहीं पर भी अगर यूज में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? रूट ऑफ -1 कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर कहीं पर रूट ऑफ -2 लिखा है तो इस रूट ऑफ -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखेंगे, रूट ऑफ, ठीक, रूट ऑफ देखो -1 जो है, -1 को हमने क्या लिखा हुआ है? देखिए -1 को क्या लिखा हुआ है? I²। तो -1 × 2 लिख देते हैं, और -1 की जगह पर हम लिख देंगे I² × 2 लिख दिया। I² का रूट कितना हो गया? I, रूट ऑफ 2 हो गया। तो I मीन्स क्या हुआ? रूट ऑफ -1। क्लियर। तो इस प्रकार की संख्याओं का जो रूट होता है वो कैसे निकाला जाता है? आयोटा की मदद से हम निकालते हैं, ठीक है। आयोटा रूट ऑफ 2। अगर सपोज दैट रूट ऑफ -4 की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ -1 × 4। अब -1 को हम क्या लिखेंगे? I²। तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया I² × 4। I² की वैल्यू कितनी, रूट कितना हो गया? I, और 4 का रूट कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2i लिख देंगे। तो रूट ऑफ -4 का जो रूट होगा वो कितना होगा? 2i निकल जाएगा हमारा। तो क्लियर हो गया। तो ये क्या
प्रोसेस चल रही है वो सीख लिया आपने। एक नई प्रकार की हम क्या सीख रहे हैं, एक अवास्तविक संख्याओं का रूट निकालना यहाँ पर हम सीख रहे हैं। कैसे हम इमेजिनरी नंबर का रूट को हम इंडिकेट करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के रूट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, आई के फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है, और आई क्या है मेरा, आयोटा है। क्लियर, तो इसको एक बार नोट करेंगे। ठीक, अब अगला टॉपिक आते हैं सम्मिश्र संख्याएं, जो हमारा टॉपिक का नाम है सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऊपर लिखाइए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप समझ जाओगे ना। तो सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, देखो सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्या होंगी, सम्मिश्र का मतलब मिली जुली संख्याएं, तो वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं से, वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं, मिलकर बनी संख्याएं वास्तविक व अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। इस संख्याएं कहलाती हैं। तो नोट रहेगी डेफिनेशन। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो किससे बनेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबरों से मिलकर जो हमारी संख्याएं बन जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या का मानक रूप, देखो सम्मिश्र संख्या का मानक रूप, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हर किसी न किसी संख्या का होगा, तो सम्मिश्र संख्या का जो इंडिकेशन होगा वो किससे हम दिखाएंगे, z से। z अगर कहीं पर लिखा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, z इक्वल होगा a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी, आई का मतलब क्या हुआ, आयोटा, और i किसको इंडिकेट करेगा, रूट ऑफ -1। अगर इसको हम लिखें तो a प्लस रूट ऑफ -1 इंटू बी हो गया है। ये जो संख्या है ये सम्मिश्र, और देखो इसमें वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं दोनों आई हैं, तो इसमें आपने देखा होगा अवास्तविक संख्या क्या आई है, रूट ऑफ -1 आया है। देखो क्या है, रूट ऑफ -1 आया है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो a प्लस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -b² हुआ है, क्यों b का रूट, b किसका रूट होगा, अरे b² का रूट होगा, b² यदि -1 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ -b² हुआ। क्लियर है, तो ये हमारी एक सम्मिश्र संख्या का क्या है, एक स्टैंडर्ड रूप है। ठीक है, z इक्वल a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी में जहां a तथा b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, a तथा b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है, तो a और b इसमें हमेशा क्या होंगी, रियल नंबर होंगी, a भी रियल होगा और b भी क्या होगा, रियल होगा। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा वाला हुआ, इमेजिनरी नंबर कौन सा है इसमें, आयोटा जो होगा वो इमेजिनरी नंबर है। क्यों, क्योंकि हमने जब लिखा था a प्लस आयोटा को जब लिखा था तो रूट ऑफ -1 इंटू बी लिखा ना, तो a और b तो हमारी रियल नंबर हुए, तो जो आयोटा वाला टर्म होगा ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, अर्थात रूट ऑफ -1 मेरा हमेशा क्या रहेगा, अवास्तविक संख्या रहेगी। ठीक, तो क्लियर हो गया, जहां पर a और b क्या है, मेरी वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या है, एक सम्मिश्र संख्या का इंडिकेशन है। ठीक, अब इसके अंदर हमारे दो टाइप के पार्ट होते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या को बनाने में हमारे 2 पार्ट्स काम आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा a है और सेकंड पार्ट b है। ठीक है, a जो होगा वह सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, इसको हम कहेंगे रियल पार्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, वास्तविक भाग को हमने क्या लिख दिया, REAL। हाँ, ठीक है, तो जो a होगा वो सम्मिश्र संख्या का क्या होगा, मेरा वास्तविक भाग होगा, और जो b होगा वह सम्मिश्र संख्या का अवास्तविक भाग होगा, अवास्तविक भाग
अवास्तविक भाग को हम लिखेंगे आई एम, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, अगर हम कहें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होगा रियल पार्ट और सेकंड पार्ट होगा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोचोगे इमेजनरी पार्ट तो हमारा आई बी मिलके बनना है। देखो आई इंटू बी कह रहे होंगे ना, तो ये सममित संख्या का जो अवास्तविक भाग है उसको हम आई बी कहेंगे, आई बी नहीं कहेंगे। आई जो होता है वो बी को इमेजनरी बना रहा है। क्यों? क्योंकि आई इंटू बी का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर हुआ हो। क्यों? आई इंटू बी का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर हुआ ना। अब रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, अवास्तविक भाग को। क्योंकि रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर किस संख्या का किस संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं ना। अरे बी स्क्वायर है ना, तो बी का आप क्या निकाल रहे हैं, बी के नेगेटिव का रूट निकाल रहे हैं, है नहीं। बी के नेगेटिव का क्या निकाला, अरे ये हुआ ना, देखिए समझिए इसको, देखिए एक बार इसको और समझाते हैं इसको। ठीक है, तो हमने लिखा a प्लस आई बी लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस आई का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ माइनस वन इंटू बी हो गया। अब b जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, रूट ऑफ माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि माइनस वन क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। अब इमेजनरी नंबर से कौन सी रियल नंबर गुणा हो रहा है, क्योंकि रियल नंबर को यदि इमेजनरी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इमेजनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब b जो है वो इमेजनरी नंबर से गुणा होके क्या बना देगा, एक अवास्तविक भाग बनाएगा। तो इसलिए किसी भी सममित संख्या में हमेशा 2 भाग होंगे, एक भाग होगा वास्तविक भाग, इसमें कोई भी आयोटा टर्म नहीं है, और एक भाग होगा इमेजनरी पार्ट, अर्थात जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। तो आयोटा किससे गुणा हो रहा है, बी से गुणा हो रहा है, तो बी को क्या बना देगा, अवास्तविक भाग बना देगा। बी अवास्तविक संख्या नहीं हुई, बी ए और बी जो तो होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे ही होंगे। बट मेन चीज क्या है कि जब आयोटा से बी गुणा हुआ तो वो पूरे का पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, एक अवास्तविक भाग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज दैट मेरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 4 माइनस 3i दे रखा है, या 4 प्लस 3i दे दिया। ठीक है, इसमें मेरे को कहा रियल पार्ट निकालो, तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ, इसको हम z लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है। तो इस सममित संख्या को मैंने z दे लिया, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हुआ, आर ई जेड, समझ गए, रियल पार्ट ऑफ z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 4 हो गया। ठीक, और इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो इमेजनरी पार्ट इसमें क्या हुआ, 3 हो गया। क्लियर, रियल पार्ट 4 और इमेजनरी पार्ट 3। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर लिख दूं z इक्वल -3 -2i लिख दूं, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, आर ई जेड क्या होगा, -3 हो गया। ठीक, और इसका आई एम जेड क्या होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा, -2 बन गया। क्यों, अरे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, तो माइनस कितना कह देंगे हम, 2 कह देंगे, चिन्ह के साथ लेना है उसको। तो क्लियर, तो यहां पर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड रूप देखा, और कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए हमेशा क्या होते हैं, एक रियल पार्ट चाहिए और एक इमेजनरी पार्ट चाहिए ना। अब ऐसे ही अगर नोट हो गया, इसको नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अगर सपोज दैट मेरे को कोई एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है 4, क्या 4 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, क्वेश्चन है। क्या 4 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 प्लस 0 इंटू आई लिख दिया, 0 इंटू क्या लिख दिया, आई। अब हुआ क्या, इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम z मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल मेरा 4 हो गया, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z इक्वल क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार का कोई भी अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी रियल नंबर को भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सममित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि उसमें केवल और केवल रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट कुछ है ही नहीं। क्योंकि वास्तविक जो संख्या होंगी वो हमेशा वास्तविक होंगी, अर्थात उसमें कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं होगा। इमेजनरी पार्ट नहीं है तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 0, z इक्वल 0, क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। इक्वल क्या हो गया, 0 प्लस
0 इंटू आयोटा हो गया। तो इसका मतलब 0 के अंदर रियल पार्ट इक्वल क्या हुआ 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल भी क्या हुआ 0 ही हुआ। तो इसका मतलब 0 भी मेरी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखी जा सकती है, अर्थात 0 एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या को हम सम्मिश्र संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी रियल नंबर होगा तो उस रियल नंबर में हमेशा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो इसको भी एक बार आप नोट करेंगे। ठीक, चलिए अब एक न्यू टॉपिक लेते हैं, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब ये किसी भी सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक, तो पहले हम डिस्कशन करते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल -1 है, तो x इक्वल क्या होगा प्लस माइनस रूट ऑफ -1 होगा ना। ये देखिए x इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ -1, तो इसका मतलब x इक्वल क्या हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ -1 को हमने क्या लिखा हुआ था आयोटा, तो x इक्वल क्या हो गया प्लस माइनस आई, अर्थात i की जो वैल्यू होती है वो प्लस भी चलती है और माइनस भी चलती है। देखिए i की वैल्यू प्लस भी हुई और माइनस भी हुई, तो इसका मतलब i की वैल्यू प्लस आई भी है और i की वैल्यू क्या है माइनस आई भी है। ठीक है, अगर आप प्लस आई का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा बताइए -1 मिलेगा। अरे बताइए कैसे, अरे हमने पीछे पढ़ा हुआ था ना, देखिए i इक्वल रूट ऑफ -1 पढ़ा हुआ था, तो आई स्क्वायर इक्वल क्या होगा -1 होगा। तो आप प्लस आई स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आई स्क्वायर इक्वल -1, और माइनस आई स्क्वायर का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का स्क्वायर प्लस, तो क्या मिल गया आई स्क्वायर इक्वल फिर से क्या मिल गया -1 ही मिल गया। तो इसका मतलब संयुग्मी का मतलब हुआ उसका प्रतिबिंब, अर्थात उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अर्थात उसकी इमेज क्या बनेगी। तो यहां पर हमारे पास अगर सपोज दैट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि z इक्वल a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है, एक क्या है सम्मिश्र संख्या है, तो z का संयुग्मी, z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z का संयुग्मी z डैश, संयुग्मी को हम कैसे दिखा रहे हैं z के ऊपर डैश, समझ गए। कॉन्जुगेट दिखाने का तरीका क्या है, z के ऊपर हमने क्या लगा दिया डैश, इक्वल क्या हो जाएगा a। अब जो i है वो प्लस आई भी हुआ और माइनस आई भी हुआ, तो a माइनस क्या कह देंगे हम आई बी कह देंगे। अगर हमारे पास z इक्वल a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका संयुग्मी क्या होगा जो उसके साथ साथ चलेगा, संयुग्मी का मतलब हुआ उसके साथ साथ चलने वाला था उसका प्रतिबिंब, तो क्या बनेगा a माइनस आई बी बन गया। अब एक चीज बताइए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे अलग अलग नहीं बल्कि क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, अरे ये प्लस माइनस समझ में आया क्यों लगा, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं, एक संख्या के दो मानों को इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर z इक्वल मेरे पास a प्लस हमने लिख दिया रूट ऑफ -1 इंटू बी है, तो इसका मतलब किसी भी संख्या का जो रूट होगा वो किस में होगा प्लस माइनस होगा। अरे कोई भी एक नंबर है रूट ऑफ -1 है ना, तो उसका रूट जो निकलेगा वो प्लस में भी निकलेगा और माइनस में भी निकलेगा। तो z इक्वल मैंने क्या कर दिया, तो इसका एक मान क्या आ गया a प्लस रूट ऑफ -1 इंटू बी आ गया, और दूसरा वैल्यू z इक्वल क्या आ गया a माइनस, सॉरी दूसरा माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस रूट ऑफ -1 इंटू क्या हो गया b हो गया। तो पहला वाला क्या आ गया a प्लस रूट ऑफ -1 की वैल्यू आयोटा b हो गई, और इस वाले में रूट ऑफ -1 की वैल्यू a, ये तो माइनस ही रहेगा, आयोटा b हो गया। तो इसका मतलब यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a प्लस आई बी, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ चलती हैं ना, क्लियर है, क्योंकि एक ही संख्या के वर्गमूल के दो अलग अलग मानों को क्या कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं पता चल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देता हूं, यदि z इक्वल -3 + 2i एक सम्मिश्र संख्या है, का संयुग्मी क्या होगा, सीधे लिख लेते हैं का संयुग्मी। ठीक,
तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, z' इक्वल -3 में कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि आयोटा अपने दोनों मान खोलेगा। आयोटा की एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। अगर मेरे को z इक्वल दे रखा है 1 - 2i दे रखा है, का संयुग्मी क्या हो जाएगा, या 3i ले लेते हैं, z' इक्वल क्या होगा 1 + 3i होगा। क्लियर। तो कैसे किसी भी संख्या का कॉन्जुगेट निकालते हैं वो आपने एक प्रोसेस यहाँ पर सीख ली। ठीक, तो इसको भी एक बार नोट करेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सम्मिश्र संख्या का, क्या है ये, उसका कॉन्जुगेट निकालना। नेक्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मापांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसकी भी हम प्रोसेस देखते हैं। यदि z इक्वल a + ib एक सम्मिश्र संख्या है, ये i का मीन्स हुआ आयोटा। ठीक है, a क्या है, सम्मिश्र संख्या है नी, तब z का मापांक मॉड ऑफ z, समझ गए, मॉड ऑफ z इक्वल हो जाएगा √a² प्लस क्या हो जाएगा b²। इसको फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी समझेंगे। ठीक है, क्लियर है, वहां और क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या z का मापांक क्या होगा, मॉड ऑफ z इक्वल √a² प्लस b²। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं √a क्या है, सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट है, अर्थात रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, प्लस b क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, z का होल स्क्वायर हो गया। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक इक्वल क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और जो भी मापांक की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि रूट की हमेशा यहाँ पर वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस निकल रहा है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यदि z' इक्वल a - ib, z का क्या है बताइए, संयुग्मी है, अर्थात z' जो है नी, z' इक्वल a + ib, जो सम्मिश्र संख्या z थी उसका क्या है, संयुग्मी है। तब z' का मॉड्यूलस क्या होगा, अर्थात जो हमारा संयुग्मी संख्या है, जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बनी है किसका, z का, उसका मापांक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ रियल पार्ट कितना हुआ a² माइनस इमेजनरी पार्ट इसमें कितना आया, प्लस इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, -b है, तो -b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इक्वल क्या आ जाएगा, √a² प्लस क्या आ जाएगा, b²। तो यहाँ पर हमने मापांक निकालने में एक रूल भी पढ़ लिया और नियम भी सीख लिया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः किसी भी सम्मिश्र संख्या z का जो मॉड्यूलस होगा, मापांक होगा, वो उसके संयुग्मी के मापांक के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक उसके संयुग्मी के मापांक के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी हमने एक रिजल्ट यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं पढ़ लिया होगा आपने, और किसी भी सम्मिश्र संख्या के मॉड्यूलस और उसके कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस में क्या रिलेशन होता है वो भी यहाँ पर आपने सीख लिया। ठीक, चलिए इसको नोट रहेगा। ठीक, अब मैं कुछ यहाँ पर मापांक निकालना आपको सिखाता हूँ। अगर सपोज दैट इफ z इक्वल, क्वेश्चन है z इक्वल हमारे पास है -3 - 2i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, का मापांक मेरे को निकालना है। क्या निकालना है, मापांक। तो मॉड ऑफ z इक्वल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है, -2, तो -2 का क्या हो गया स्क्वायर, इक्वल -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इक्वल रूट ऑफ क्या हो गया 13। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मापांक आएगा वो कितना आएगा, रूट ऑफ 13 आएगा। ठीक, तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से सीखें और एक बार अच्छे से इसका अभ्यास करें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में इसकी कुछ प्रॉपर्टियों को हम सीखेंगे।